मॉर्निंग। कल की वीडियो में अपन ने मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक पढ़ लिए थे। उसके बाद कृत्रिम कारक का पहला पॉइंट अपन ने जलाक्रांति पढ़ लिया था। जलाक्रांति के बारे में मैंने बताया था कि जब आवश्यकता से अधिक खेत में जल भर जाता है तो क्या होगा, वायु की कमी आ जाती है और मृदा की भौतिक दशा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और अधिक जल भर जाने के कारण अपचालन की क्रिया के द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। आज पढ़ेंगे अपन दूसरा पॉइंट है फसल प्रणाली। दोनों पॉइंट पढ़ लेते, शायद अपन ने कल जलाक्रांति वाला भी पढ़ लिया था और फसल प्रणाली वाला भी अपन ने पढ़ लिया था। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे आज मृदा पीएच। पीएच की फुल फॉर्म होती है बेटाओ पावर हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर हाइड्रोजन। अब पीएच कैसे प्रभावित करेगा मृदा की उर्वरता को? मान लीजिए पीएच मान 7 है तो मृदा क्या रहेगी? उदासीन रहेगी। यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और पीएच मान 7 से अधिक होगा तो मृदा क्या हो जाएगी? लवणीय क्षारीय हो जाएगी। और यदि मृदा अधिक अम्लीय है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम रहेगी, लोहा तांबा और इनकी मात्रा क्या उठ जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। इसलिए मृदा पीएच वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। लिख लो बेटा इसमें मृदा उर्वरता मृदा पीएच के द्वारा प्रभावित होती है। यदि पीएच ऊपर नीचे होगा तो पोषक तत्व भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। अधिक अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम रहती है। यानी जो अधिक अम्लीय मृदाएं होती हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। तथा लोहा तांबा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाती है। आ गया समझ? यानी पीएच वाला पॉइंट मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन मृदा सूक्ष्म जीव। नाम से यानी जिस मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे उसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी, और जिस मृदा के सूक्ष्म जीव कम पाए जाएंगे उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगी। जैसे मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव शैवाल है, कवक है, एक्टिनोमाइसीटीज है, जीवाणु है, ये सारे बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जिस मृदा के अंदर शैवाल होगा वायु संचार बढ़ जाएगा,
जिस मृदा के अंदर जीवाणु होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। जिस मृदा के अंदर एक्टिनोमाइसीटीज और कवक हैं वो क्या कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसलिए मृदा सूक्ष्म जीव वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। देख लो इसके बारे में, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज व जीवाणु पाए जाते हैं, शैवाल क्या करते हैं, मृदा में वायु संचार बढ़ाते हैं। लिख लो, शैवाल मृदा में वायु संचार बढ़ाता है। शैवाल मृदा में वायु संचार बढ़ाते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तथा कवक व एक्टिनोमाइसीटीज कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब ये सारी चीजें मृदा के अंदर होंगी तो उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसलिए मृदा सूक्ष्म जीव वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। पांचवा पॉइंट है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा यानी सीधी सी बात है, जिस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे उसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी, और जिस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ कम पाए जाएंगे उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी। लिख लो इसके बारे में, कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ सड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, ह्यूमस का निर्माण होगा, और ह्यूमस से क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा
उन मृदाओं की उर्वरा शक्ति अच्छी होती है, उन मृदाओं की उर्वरा शक्ति अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब यही है, जिस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी, अधिक होगी, और जिसके अंदर नहीं पाए जाएंगे उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है और विच्छेदन होने पर पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या नाम से, मृदा में जुताई की विधि व समय। मृदा में जुताई की विधि व समय। सातवां पॉइंट है, मृदा में जुताई की विधि एवं समय। मृदा में जुताई की विधि एवं समय, यानी ये वाला पॉइंट मृदा को कैसे प्रभावित करेगा। यदि हमारा कोई ढलानदार खेत है, यदि अपन ढाल के समानांतर या लंबवत क्या कर देंगे, जुताई कर देंगे, तो जैसे ही बारिश होगी बारिश के साथ पानी उन कूड़ों के अंदर आएगा, जुताई के अंदर आएगा, और वो बह के कहाँ चले जाएंगे, नीचे वाले क्षेत्र में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा ढालू वाले जो खेत होते हैं उनमें हमेशा ढाल के विपरीत क्या करनी चाहिए, हमें जुताई करनी चाहिए, ताकि पोषक तत्व बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाए। इसलिए जुताई की विधि वाला और समय वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। देखो, ढालू खेतों में जुताई ढाल के लंबवत न करके, ढालू खेतों में बुआई या जुताई मान लो, ढाल के लंबवत न करके, ढाल के लंबवत न करके, ढाल के विपरीत, ढाल के विपरीत, ढाल के लंबवत न करके ढाल के विपरीत करनी चाहिए, विपरीत करनी चाहिए, ढाल के विपरीत करनी चाहिए, जिससे पोषक तत्व वर्षा के जल के साथ बहकर, जिससे पोषक तत्व वर्षा के जल के साथ बहकर एक खेत से दूसरे खेत में नहीं जाते हैं, एक खेत से बहकर दूसरे खेत में नहीं जाते हैं। ये हो गया मृदा की जुताई व विधि व समय वाला पॉइंट। ये हमारा मृदा उर्वरता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, 3 शक्तियों का योग बताया था, भौतिक, रासायनिक और जैविक। फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में कौन कौन सा पढ़ा, पैतृक पदार्थ है, स्थलाकृति है, मृदा आयु है, जलवायु है, मृदा प्रोफाइल की गहराई है, इन और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा है। ये सारे प्राकृतिक कारक थे। उसके बाद में कृत्रिम कारक पढ़ लिए, जलाक्रांति पढ़ लिया, फसल प्रणाली पढ़ लिया, और उसके बाद में मृदा जुताई की विधि व समय पढ़ लिया, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पढ़ ली। ये सभी क्या है, कृत्रिम कारक है। मृदा उर्वरता वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अब पढ़ेंगे मृदा उत्पादकता।
उत्पादकता, यानी मृदा उत्पादकता उसे कहते हैं प्रति हेक्टेयर जो हमारे पास उत्पादन होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है, यानी हमारे पास जो प्रति हेक्टेयर 4 बीघा से हमें जो उत्पादन प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। इसको अपन उपज में भी आप नाप सकते हैं और इसको रुपयों में भी आंका जा सकता है। लिख लो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता को, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। नोट डाल के लिख लो नीचे, उत्पादन को रुपयों में भी आंका जा सकता है। यानी प्रति हेक्टेयर जो टोटल होता है, जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, मृदा उत्पादकता कहते हैं। यानी या तो टोटल प्रोडक्शन में मान लो और उस प्रोडक्शन को बेच के इसे रुपयों के अंदर भी आंका जा सकता है। अब पढ़ेंगे मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालो, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक अपन पढ़ेंगे क्या नाम से, मृदा उर्वरता। पहला कारक कौन सा पढ़ेंगे, मृदा उर्वरता। अब मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता को कैसे प्रभावित करेगी, सीधी सी बात यही है कि जिस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होगी उसमें उत्पादन अधिक होगा और जिस मृदा की उर्वरा शक्ति कम होगी उसमें उत्पादन क्या होगा, कम होगा। इसलिए मृदा उर्वरता वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करता है। लिख लो इसके बारे में, मृदा में यदि पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में यदि पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में यदि पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होगी, यदि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी, तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी होगी। यदि मृदा में पोषक तत्व कम है तो उत्पादकता भी कम होगी। यानी कहने का मतलब ये है, जिस मृदा के अंदर उर्वरा शक्ति अधिक होगी, पोषक तत्व अधिक होंगे, उसका उत्पादन अधिक होगा और जिसके अंदर पोषक तत्व नहीं होंगे उसका उत्पादन कम होगा। इसलिए मृदा उत्पादकता को कौन प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित करती है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट है मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो उत्पादन भी क्या होगा, अच्छा होगा। यदि मृदा की भौतिक दशा ही खराब होगी तो उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब भौतिक दशा के अंदर जैसे वायु संचार है, जल संचार है और मृदा की संरचना है, ये सारी किसके अंतर्गत आती है, भौतिक दशा के अंतर्गत आती है।
यदि ये सारे अच्छे होंगे, मृदा संरचना भी अच्छी होगी, जल संचार भी अच्छा होगा, वायु संचार भी अच्छा होगा, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। यदि ये सारे ही खराब हैं तो हमारे उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लिख लो बेटा इसको। यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी, यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी, यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो मृदा उत्पादन भी अच्छा होगा। यदि दोनों ही खराब है, यदि दशा ही खराब है तो उत्पादन में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, मृदा की स्थिति। क्या पढ़ेंगे, मृदा की स्थिति। अब मृदा की स्थिति वाला पॉइंट कैसे प्रभावित करेगा मृदा की उत्पादकता को, यानी एक तो शहर के पास वाली मृदा है और एक मृदा ऐसी है जो शहर से 50 किलोमीटर दूर है। शहर के पास वाली मृदा का जो उत्पादन होगा इसको मार्केट में बेचने में सुविधा होगी। यानी कहने का मतलब एक तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर अपना खेत है मार्केट से, तो उस प्रोडक्शन को खेत तक लाने के लिए मान लीजिए एक बोरी पे 10 रुपये लगते हैं और 50 किलोमीटर से लाने पे अपने को 80 या 100 रुपये लगेंगे। तो मैंने नोट में लिखाया था कि इस उत्पादन को रुपयों के अंदर भी आंका जा सकता है। इसलिए मृदा की स्थिति वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है बेटा, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करता है। क्योंकि जो अपन 50 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं उसका जो अपन उस प्रोडक्शन को बेचेंगे उसमें अपन को पैसा कम मिलेगा, और जो शहर के नजदीक वाला जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको अपन यदि ले जाके बेचेंगे तो उसमें अपने को क्या मिलेगी, आय अधिक प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें खर्चा कम लगा है, उसमें खर्चा अधिक लगा है। यानी शहर के पास वाली अपने को पैसा अधिक बचेगा और बाद जो बाजार से दूर है खेत, उसमें अपने को पैसा कम मिलेगा। इसलिए मृदा की स्थिति वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करता है। लिख लो, अन्य कारकों के समान, अन्य कारकों के समान, अन्य कारकों के समान शहर के पास, शहर के पास वाली मृदा, पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है, अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि शहर के पास वाले, क्योंकि शहर के पास वाले मृदा उत्पादों को बेचने में सुविधा रहती है, बेचने में सुविधा रहती है, सुविधा मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है, और उपज पर मूल्य अधिक प्राप्त होता है, और उपज पर मूल्य अधिक प्राप्त होता है। ये हो गया मृदा की स्थिति वाला पॉइंट। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे उत्पाद की मांग। कौन सा पॉइंट, उत्पाद की मांग। पांचवा पॉइंट पढ़ाइए उत्पाद की मांग। मान लीजिए किसी उत्पादन है, कोई भी चीज है, उसके मार्केट में अचानक डिमांड बढ़ जाती है या मांग बढ़ जाती है। तो मान लीजिए वो मार्केट में 20 रुपये किलो बिक रही थी और अचानक उसकी मांग बढ़ गई तो वो 40 रुपये किलो बिकने लग जाएगी।
तो अपने को क्या होगा, उस उपज का मूल्य अधिक प्राप्त होगा। इसलिए उत्पाद की मांग वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करता है। देख लो इसके बारे में, यदि किसी वस्तु का उत्पादन समान हो, यदि किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और यदि किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ जाती है, तब उस वस्तु का मूल्य, अधिक प्राप्त होता है, तब उस वस्तु का मूल्य अधिक प्राप्त होता है। यानी मार्केट में कोई प्रोडक्शन है, कोई उत्पादन है, उसका क्या है, उत्पाद है वो समान रूप से आ रहा है और उसके अचानक मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए, तो उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। ये हो गया उत्पाद की मांग। और लास्ट का पॉइंट पढ़ेंगे यातायात के साधन। यातायात के साधन, अब यातायात के साधन कैसे प्रभावित करेगा मृदा की उत्पादकता को। मान लीजिए यातायात की सुविधा अच्छी है, जैसे मान लीजिए हमारा खेत एक तो ऐसी जगह है जहाँ पे क्या नाम से लगातार साधन आते जाते हैं, जैसे कोई भी अपने को प्रोडक्शन हुआ, खेत का उत्पादन हुआ, उसको ऑन रोड पे लाके और मार्केट तक पहुंचाने में 5 ही रुपए लग रहे हैं। और एक अपना खेत ऐसा है कि 50-60 किलोमीटर जहाँ साधन नहीं जाते, वहाँ से अपने को साधन करके वो उत्पादन उसको मार्केट तक पहुँचाना होता है, तो वहाँ पे क्या लगते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं। और जो शहर क्या नाम से जो ऑन रोड पे हमारा खेत है उसमें क्या लगेंगे, पैसे कम लगेंगे। तो हमें जो शहर के पास वाला, मतलब रोड के पास वाला जो खेत है, जो उत्पादन है, उसका मूल्य हमें क्या प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। इसकी तुलना में जो अपने खेत से दूर क्या नाम से जहाँ पे कोई साधन नहीं जाता है, उसकी तुलना में जहाँ पे अपने ऑन रोड पे खेत था, उस पे क्या नाम से अपने को अधिक उपज क्या प्राप्त होगा, मतलब उसका मूल्य अधिक प्राप्त होगा। लिख लो इसके बारे में, यातायात की अच्छी सुविधा होने पर, यातायात की अच्छी सुविधा होने पर यातायात की अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन व्यय कम होता है। अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन व्यय कम होता है। और यानी यदि यातायात की अच्छी सुविधा है तो उत्पादन का जो खर्च होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो उस वस्तु का मूल्य, बढ़ जाता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। ये हो गए हमारे मृदा उर्वरता पढ़ लिया और मृदा उत्पादकता पढ़ लिया। मृदा उत्पादकता क्या होती है, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता को क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। इसे रुपये, इसके उत्पादन को रुपयों में भी आंका जा सकता है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। पहला कारक क्या पढ़ लिया, मृदा उर्वरता पढ़ लिया, यानी जिस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होगी क्या नाम से उसका उत्पादन अधिक होगा, जिसके उर्वरा शक्ति कम होगी उसका उत्पादन कम होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, क्या नाम से मृदा की भौतिक दशा। जिस मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी, वो जिस मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी उसमें उत्पादन अच्छी होगा।
तीसरी पॉइंट ये पढ़ लिया अपन ने, मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति कैसे, एक तो शहर के पास वाली मृदा है जो क्या नाम से, और एक तो शहर के पास वाली मृदा है जो अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि शहर के पास वाले जो मृदा उत्पादक होते हैं उनको बेचने में क्या रहती है, सुविधा रहती है, इसलिए मृदा की स्थिति भी मृदा उत्पादकता को काफी प्रभावित करती है। इसके बाद में उत्पाद की मांग, मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई वस्तु का उत्पादन समान हो रहा है और अचानक डिमांड बढ़ जाए तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। लास्ट पॉइंट पढ़ा था अपन ने, यातायात के साधन। इस प्रकार से मृदा उत्पादकता वाला पॉइंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। क्या पढ़ेंगे, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर, हेडिंग डाल लो बेटा, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में अंतर। एक तरफ डाल लो मृदा उर्वरता और दूसरी तरफ डाल लो मृदा उत्पादकता। पहला पॉइंट लिखेंगे मृदा उर्वरता में पहला पॉइंट लिखो मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। पहला अंतर तो ये हो जाएगा। इसके विपरीत लिख दो मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो मृदा उर्वरता की जांच प्रयोगशाला में की जाती है। प्रयोगशाला में की जाती है। इसके विपरीत लिख लो मृदा उत्पादकता की जांच खेतों में प्राप्त उत्पादन से की जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ऊपर लिखता बेटा तीसरा पॉइंट लिख लो
लास्ट तक कोई ओलावृष्टि वगैरह नहीं हुई तो उत्पादन हमें क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। और नहीं भी हो सकती, मान लीजिए अपनी फसल तो बहुत अच्छी है और दाने भी अच्छे पक और एंड में बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो हमारी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी मृदा तो उर्वरता वाली थी लेकिन उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि ओलावृष्टि के कारण, इसलिए मृदा उर्वरता उत्पादन हो भी सकती है और नहीं भी। या इसके विपरीत लिख लो, मृदा उत्पादकता हमेशा पूर्ण होगा। मृदा उत्पादक वाली मृदा, मृदा उत्पादक वाली मृदा हमेशा पूर्ण होगी। अगला पॉइंट लिखो, मृदा की भौतिक दशा मृदा की भौतिक दशा रासायनिक स्थिति, मृदा की भौतिक दशा रासायनिक स्थिति मृदा की भौतिक दशा रासायनिक स्थिति, पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा, पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा, पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन, मृदा उर्वरता पर निर्भर करता है। मृदा उर्वरता निर्धारित करती है। इसके विपरीत लिख लो, मृदा उर्वरता परिवहन, मृदा उर्वरता परिवहन, मांग, यातायात के साधन, यानी मृदा उर्वरता परिवहन, मांग, यातायात के साधन, फसल पैदा करने में मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। ये 4 अंतर हो गए। लास्ट लिख लो, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का मुख्य अंग है। मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का मुख्य अंग है। इसके विपरीत लिख लो, मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है। ये हो गए मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में 5 अंतर। यानी मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता वाला हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। इनको बेटा साथ के साथ पेड़ कॉपी पे उतारते जाना ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं आए।